हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट एंड सेकंड वीक जुलाई 2026 के। इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और आपको पता होगा कि जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब जो वीडियोज़ होते हैं या पीडीएफ होते हैं वो सब मैं टॉपिक वाइज देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राजनीति के अंदर जो फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्रश्न ये होगा कि लद्दाख प्रशासन ने 2 जिलों से बढ़ाकर कुल कितने जिलों में उसकी अपनी स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी AHDC स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर का टोटल 7 हैं और 7 कौन कौन है? करगिल और लेह तो पहले से था और अब जो शामिल हो गया है 5 और, इस तरह से 7 हो गया है। तो 5 कौन है? शाम, नुब्रा, थांगचांग, जांस्कर और द्रास। तो इसको ये तय कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें शक्तियाँ ये हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम 1995 है उसके तहत इसमें पूरे काउंसिल वगैरह की स्थापना होगी और वहाँ के लोगों को खुद अपने फैसले लेने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 371, 371। उसमें विशेष प्रावधान है कि देश के कुछ विशिष्ट राज्यों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उसकी रक्षा के लिए विशेष स्वायत्तता यानी स्पेशल स्टेटस और प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी के तहत ये काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नया नाम क्या रखा है? तो वह है कर्तव्य भवन क्षेत्र। सेंट्रल विस्टा नाम भी उसने खुद ही रखा था और बाद में जब नाम बदला तो सरकार का कहना है कि हम जो वो पुरानी मानसिक ब्रिटिश मानसिकता वाले हैं वो सबको बदल रहे हैं। ठीक है। तो खुद ही नाम सेंट्रल विस्टा रखा था और खुद ही अब उसको नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी कैबिनेट ने किस कस्बा का नाम परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जलालाबाद, ये शाहजहांपुर में स्थित है और उसको अब नाम बदल दिया गया है। बदलने के प्रोसेस शुरू हो चुका है। कहिए तो परशुरामपुरी ये जन्मस्थली मानी जाती है परशुराम को, और तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने VBG रामजी अधिनियम 2025 को 1 जुलाई 2026 लागू कर दिया। तो ये किस कानून के जगह लाया गया है? आंसर क्या होगा? मनरेगा के जगह पर लाया गया है इसको। बी VBG रामजी अधिनियम जो है ना, उसको फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम। इसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे जो पुराना मनरेगा था और उसमें देखिए मनरेगा में क्या था ना कि हर ग्रामीण घराने को या परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि VBG रामजी बिल है इसमें 125 दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है। एग्रीकल्चर का जो मौसम होगा उसमें रोजगार की गारंटी को पॉज लगाया गया है। पहली बार 60 दिन का अवकाश निर्धारित किया गया है जिसमें बीज बोने, कटाई, इन सब जो प्रमुख एग्रीकल्चर जो मौसम है उसमें ये रहेगा। ठीक है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि केंद्र और राज्य सरकार उनमें बंटवारा होगा खर्चे का। ठीक है। पहले मनरेगा में रोजगार की मजदूरी का सारा खर्चा केंद्र सरकार वहन करती थी, जबकि VBG रामजी बिल में 60-40 का वित्तीय भागीदारी वो लागू किया गया है। ठीक है। कुछ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं और हिमालयी राज्य हैं वहाँ पर 90-10 का 90:10 का ये मॉडल रखा गया है। तो इसमें क्या है? सामान्य राज्यों में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च करेगी और पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र और 10% राज्य खर्च करिए। तो ये है। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें ये है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो है ना वो रोजगार देने में बहुत कमी आई है, ऐसा बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और वायरस बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है 2 तरह के बैचेज। एक है बेसिक मेंबरशिप जो कि 1 डे एग्जामिनेशंस को लेकर है, जो कि टीचर, पुलिस वगैरह वगैरह, SSC इन सब के लेवल का है। दूसरा है SPSS लेवल का जो एडवांस प्रोग्राम है। तो ये ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, आपकी तैयारी शानदार हो सकेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो है आपका
जो प्रश्न है वो वायरस और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा आपातकालीन मंजूरी प्राप्त इबोला के बुंडी बुक्यो स्ट्रेन, उसका आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मरीजों के किस तत्व का सैंपल लिया जाता है? आंसर क्या होगा? रक्त, ब्लड का सैंपल लिया जाएगा ये आरटीपीसीआर इस टेस्ट में। आमतौर पे क्या है ना कि जो जैसे कोरोना वायरस था तो उसके टेस्ट के लिए क्या होता है, जो स्वैब है यानी लार है या नाक का जो लिक्विड है उसको लिया जाता था सैंपल में। इसमें जो है ना ब्लड लिया जाएगा। और इतिहास में पहली बार है जब आरटीपीसीआर टेस्ट किट को डब्ल्यूएचओ की ओर से आधिकारिक आपातकालीन मंजूरी मिली है इस वायरस से, इबोला के विशेष जो बुंडी बुग्यो वायरस है उसके लिए। बुंडी बुग्यो वायरस के बारे में अगर हम बताएं तो देखिए जो डीआरसी कांगो है ना उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर पिछले एक महीने में 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस इबोला वायरस की वजह से। ठीक है, तो इसलिए अब ये डब्ल्यूएचओ ने ये तय किया है। एक बार मैप में भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना और चलते हैं कहाँ, अफ्रीका में है डीआरसी कांगो, वहाँ पर बुंगी बुडियो जो वायरस है वो इबोला का स्ट्रेन का, ये वायरस तो इबोला है, वो इस इलाके में जो पूर्वी इलाका है ना इस इलाके की ओर वो पूरा फैला हुआ है बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब अपॉइंटमेंट से यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार मित्तल को नियुक्त कर दिया गया है। बीपीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी, और ये देश भर में जो पुलिस से संबंधित रिसर्च है, ट्रेनिंग है, इन सब मुद्दों पर काम करने वाली एजेंसी है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डायरेक्टर किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो वो है अमित गर्ग। एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च को और मुख्य काम इसका है देश भर से अपराधों का डेटा जुटाना, और मतलब ये पूरा एक सिस्टम भी है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसका संचालन करना, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ये सबको देखना। इसी के पास नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जिम्मा है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के जो उंगलियों का निशान है उसका डेटाबेस रखता है। जैसे आजकल जो पुलिस के पास एक खास मतलब मोबाइल में ही उनको दे दिया गया है एक ऐप खास तौर पर, और वो सीधे चेहरे से ही आइडेंटिफाई करके, और अगर कोई लगता है कोई बाइक से जा रहा है या कार से जा रहा है और उसको संदिग्ध व्यक्ति लग रहा है पुलिस को, तो तुरंत ही फिंगरप्रिंट जांच कर सकती है, उसके पास इक्विपमेंट होता है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, तो वहीं पर पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कितने अपराध हैं, क्या ये फरार तो नहीं है, वो सब कुछ यही एनसीआरबी ही संचालित करता है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो सुजीत पांडे को नियुक्त किया गया है। भारत के प्रमुख ये सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आईपीएस जो अधिकारी होते हैं ना उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, जो आईएएस होते हैं यूपीएससी से निकलते हैं आईएएस जो बनते हैं उनका तो लबासरा में ट्रेनिंग होता है, इनका जो ट्रेनिंग होता है ये यहीं पर होता है, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में स्थित है, शिवरामपल्ली में आईपीएस की ट्रेनिंग यहीं पर होती है, तो उसी के चीफ सुजीत कुमार बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने संजीव जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? उत्तर कोरिया का राजदूत नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन है कि विदेश सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए यानी 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री हैं। तो केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है उसी ने फंडामेंटल रूल्स 56D उसके तहत कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है। ये आईएफएस अधिकारी हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के 1989 बैच के, और इनके बारे में अगर कहूँ इकलौते ऐसे राजनयिक हैं जिन्होंने 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये नरेंद्र मोदी, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया हुआ है इन्होंने।
और विदेश सचिव का जिम्मा इन्होंने जुलाई 2024 में संभाला था। उन्होंने विनय क्वात्रा की जगह ली थी और लगातार इस पद पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उसका अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो रवि अग्रवाल। ठीक है, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सरकार यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी ही पूरे देश में जो इनकम टैक्स है उसके, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके प्रशासनिक संस्था है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गवर्न करने का काम इसी का है, सीबीडीटी का। ये भारत में जो भी इनकम टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स है, जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सब के मामलों को संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है। और इसको केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, हाँ, उसी के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय का दर्जा मिला हुआ है। एक चेयरमैन होते हैं इसमें और मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के 51वें उप प्रमुख के रूप में 1 जुलाई को किसने कार्यभार संभाल लिया है। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कार्यभार संभाल लिया है। 1 जुलाई को 51वें वो उप प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं 1 जुलाई 2026 को। तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में 30 जून 2026 को किसने पदभार ग्रहण किया। जनरल धीरज सेठ ने पदभार ग्रहण किया है। 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी की उन्होंने जगह ली है। क्लियर हो गई बात। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है। मस्कट। आंसर होगा मयूर। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 14 जुलाई को इस जो शुभंकर है मयूर, उसका अनावरण किया। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी जो है भारत का राष्ट्रीय मोर, मतलब मोर, तो उसी से प्रेरित है ये। और ये 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजन हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो सौरव गांगुली बन गए हैं वो। ठीक है, तो आईसीसी के द्वारा ये हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत है ना वो 2009 में की गई थी। उद्देश्य इसका यही है कि क्रिकेट के इतिहास के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को सम्मानित करना। कई सारे खिलाड़ी पहले से नाम है, अब 12वें हैं सौरभ गांगुली, पहले थे बिशन सिंह बेदी, फिर कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनू मंकर, वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल जी, नीतू डेविड, महेंद्र सिंह धोनी और अब सौरव गांगुली हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने। 5 जुलाई को फाइनल मैच हुआ और ये इंग्लैंड में हो रहा था। मेजबान इंग्लैंड को ही इसने हराया और 7वीं बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 98 यानी 98th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। एस अश्वथ नाम है उनका। 17 साल के हैं, तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के शॉट पुट यानी और वो F57 वर्ग में, ये पैरा गेम्स की बात हो रही है, तो उसमें वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक जुलाई 2026 में हासिल करने वाले भारतीय पैरालंपियन कौन है। पैरालंपियन आंसर क्या होगा। होकाटो होतोजे सेमा। ये रहा फोटोग्राफ। ये नागालैंड के प्रमुख पैरा एथलीट हैं। भारतीय सेना में 9 असम रेजिमेंट, तो उसमें ये सूबेदार पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वो हैं वैभव सूर्यवंशी। क्षमा करें, वैभव सूर्यवंशी बिहार के हैं मूलतः और 15 साल 99 दिन में पहला मैच इन्होंने खेला और इसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो मैनचेस्टर में उन्होंने 4 जुलाई को
डेब्यू किया। अगला क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण, और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बैचेज लिए हुए हैं, बहुत ही मामूली से प्राइसेस हैं, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग तरह के पीडीएफ होते हैं, मतलब अलग अलग बैच में एक बेसिक का अलग होता है और एसपीसीएस का अलग होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज वास्तव में किस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार का नया नाम है? आंसर क्या होगा इसका? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब इसका नाम जो है ना वो बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाएगा। ठीक है, तो 2027 से यानी अगले साल से जो ये अवार्ड दिए जाएंगे तो उसमें बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज यही नाम से जाना जाएगा। दरअसल हुआ है कि ये बुकमैन फिलेंथ्रोपिज वो एक है संगठन, तो उसी ने स्पॉन्सरशिप दिया है, तो इसलिए उसका नाम इसके साथ जुड़ गया है। ठीक है, वैसे तो ये अवार्ड शुरू हुआ था 2005 में, तब इसको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और तो बाद में नाम बदलता रहा इसका। ठीक है, और अब बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, बुकर प्राइज ना दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल बुकर प्राइज, तो वो अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है केवल। ठीक है, जैसे कि अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो कोई भी किसी भी भाषा में अगर वो बुक है और उसका अनुवादित जो प्रति है वो अगर इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुआ है, उसके लिए दिया जाता है। जैसे कि गीतांजलि श्री को मिला था हिंदी उपन्यास रेत समाधि, उनके अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये तो हालांकि इंडेक्स से है क्वेश्चन। तो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है वो। तो ये इंडेक्स जारी किया गया 173 देश शहरों का दुनिया भर के, उसका आकलन किया गया है, एनुअल रिपोर्ट है, और इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वो प्रकाशित करती है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है ना वो देख रहे हैं आप, कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी। दूसरे स्थान पर वियना है, ऑस्ट्रिया के। तीसरे पर मेलबर्न है, चौथे पर सिडनी है, पांचवें पर ज्यूरिख है, फिर छठे पर जेनेवा, फिर ओसाका है। और ये तो टॉप 10 है, और बॉटम 10 अगर देखेंगे सबसे खराब हालत वो जैसे तेहरान है, उससे बेहतर हरारे है, नहीं सबसे खराब है दमास्कस, ये सीरिया की राजधानी है। उससे बेहतर त्रिपोली है, उससे बेहतर ढाका है बांग्लादेश, फिर रांची है पाकिस्तान की स्थिति। ठीक है, तो ये सबसे बॉटम की स्थिति हमें बता रहा हूं यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली बताया गया है। ठीक है, इसके बाद मुंबई का स्थान है। दिल्ली का जो स्थान है ना वो जो है दिल्ली ने 120वां स्थान प्राप्त किया है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो स्थान है वो है मुंबई का 121वां, चेन्नई का 123वां है, बेंगलुरु का 127वां है। न्यू दिल्ली ने एजुकेशन के क्षेत्र में थोड़ा बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हेल्थ सर्विसेज में खराब है, संस्कृति और पर्यावरण में स्थिति है, तो वो भी उतनी बेहतर नहीं बताई गई है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है। टाइम आउट के द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? तो भारत की बात हो रही ये क्वेश्चन, तो ये है जयपुर, दुनिया में 6th रैंक है इसका।
ठीक है, ये रैंकिंग लंदन स्थित इंटरनेशनल जो पत्रिका है ना, टाइम आउट, उसके द्वारा जारी की गई है। तो एकमात्र भारतीय शहर ये जयपुर है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये हैप्पी सिटी इंडेक्स ना कई अलग अलग एजेंसियां जारी करती हैं, अलग अलग एजेंसियां। तो ये जो क्वेश्चन है ना जब आए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टाइम आउट के द्वारा है या किसके द्वारा है। अगर दूसरा है तो उसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अब ये कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। अगर इस तरह का सवाल हो तो आंसर क्या होगा, बाथ। ठीक है, ये बात है। बात कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, दुनिया के 10 अगर खुशहाल शहर देखेंगे तो बात है यूनाइटेड किंगडम का, उसके बाद पनामा सिटी है, उसके बाद ग्वाडलजारा है, मैक्सिको का है, मेडिलेड है कोलंबिया का, फिर 5वें स्थान पे क्राकोव है पोलैंड का, छठे पे जयपुर है भारत का, 7वें पे शिकागो है, 8वें पे शिकागो जो है ना अमेरिका का है शहर, 8वें पर केप टाउन है दक्षिण अफ्रीका का, 9वें स्थान पर है शंघाई चाइना का, और 10वें स्थान पर गोटेबर्ग है स्वीडन का। और अब बात करेंगे हम लोग साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आप देख रहे हैं ये शानदार करंट अफेयर्स। पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश ने अपने रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर का सफल रिकवरी परीक्षण किया और दुनिया में पहली बार समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म पर नेट और लैंडिंग हुक तकनीक का उपयोग किया। तो आंसर होगा चाइना। चीन ने यह किया है पहली बार, एक जाल सा बनाया और उसमें लपक लिया गया। यहाँ पर अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये रॉकेट वापस लौट रहा है और उसको लपक लिया गया है। तो चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, CNSA, यानी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये परीक्षण हुआ है 10 जुलाई को। ओके, तो ये पहली बार ऐसा किया गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ दूसरे देश, मतलब कई देश जो है ना वो रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये जो लपका गया इस तरीके से रह गया रास्ते में। रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल जैसे स्पेस एक्स करता है तो वो आता है सीधा, वो लैंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ये लपक लिया गया है। ओके, ये एक अलग बात देखने को मिली है। हाइड्रोलिक आर्म्स में भी लपक लिया जाता है, वो स्पेस एक्स ने बनाया हुआ है स्टारशिप, जो उसका रॉकेट है, स्पेस व्हीकल है उसको। ठीक है, यहाँ चीन ने ये काम किया अलग। पड़ोसी देश है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है जो भी कुछ है वो। अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्ड प्राप्त गिरीश भारद्वाज का निधन हो गया 7 जुलाई 2026 को। तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था, ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, सेतु बंधु या फिर ब्रिजमैन ऑफ इंडिया। 76 ईयर के थे। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों ऐसे गांवों को मुख्य धार से जोड़ा था जो बारिश या उफनती हुई नदियों के कारण दुनिया से एक तरह से कटे हुए थे। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे राज्यों में 140 से अधिक कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल सस्पेंशन पुल है, यानी झूला पुल, इस तरह के डिजाइन किया था उन्होंने, बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि एस जानकी का निधन हो गया 11 जुलाई 2026 को। तो वो किस वजह से प्रसिद्ध थी, तो पार्श्व गायिका यानी प्लेबैक सिंगर और संगीतकार के तौर पर काफ़ी पॉपुलर थी एस जानकी। 88 ईयर की उम्र में निधन हुआ उनका। दक्षिण भारत की नाइटेंगल यानी कोकिला के नाम से भी मशहूर थी वो दुनिया भर में। अपने करियर में 48,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। हिंदी में भी बहुत सारे गाने गाए, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सब भाषाओं में भी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर तीजन बाई, उनका संबंध किस प्रसिद्ध लोक कला शैली से था जिनका निधन हो गया 4 जुलाई 2026 को। तो पांडवानी गायन, छत्तीसगढ़ की जो लोक कला शैली है उसमें क्या है, पांडवानी गायन। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि पांडवानी लोक गायन गायिका डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया 4 जुलाई 2026 को। तो उन्हें किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया था, आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। पद्म विभूषण मिला था उनको 2019 में, पद्म भूषण मिला था 2003 में, और पद्मश्री मिला था 1988 में। तो तीजन बाई जो है ना वो छत्तीसगढ़ की एकमात्र विभूति थी जिन्हें भारत के तीनों प्रमुख पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है,
तो पांडवानी जो है ना कला, वो छत्तीसगढ़ की अनूठी लोक गायन शैली है जिसमें वाद्य यंत्र जैसे तंबूरा, करताल, इसके साथ महाभारत की जो कथा है उसका संगीतमय वर्णन किया जाता है। ठीक है। और तीजन बाई की जो शैली थी वो कापालिक शैली थी, उसके लिए बहुत ही विख्यात थी। इस मंच पर खड़े होकर नाचते गाते गदा के रूप में तंबूरा पकड़े हुए और भीम जैसे पात्रों का एक अभिनय करते थे। अब आगे बढ़ते हैं और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में मधुमक्खी की दो प्रजाति है, दो नई एकाकी प्रजाति, दो नई एकाकी प्रजाति, एकाकी मतलब अकेले रहने वाली, तो उसकी प्रजाति एलाप्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा, इसकी खोज की है। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ये जुलाई में ये खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण अमेरिकी देश में जून 2026 में 7.2 और 7.5 रिक्टर स्केल की शक्तिशाली भूकंप आए जिससे राष्ट्रव्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ? तो वह है देश वेनेजुएला। बहुत बुरे हाल थे यहाँ पर। 24 जून की शाम को ये शक्तिशाली भूकंप आया, उसके बाद तो आफ्टर शॉक बहुत सारा है। ठीक है। तो वेनेजुएला में एक सदी से भी अधिक समय में ये शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। मृतकों की संख्या यहाँ पर 2000 हो गई, 2000 से ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो वेनेजुएला। अच्छा, उसके बाद फिर अगस्त में क्या हुआ ना, वेनेजुएला के पास में कोलंबिया है, वहाँ भी शक्तिशाली भूकंप आए हैं। क्यों भूकंप आए हैं देख रहे हैं ना आप, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर है, एक यहाँ है, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हैं, उसकी वजह से ये भूकंप आया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के अंदर में एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की बिक्री पर रोक लगा दी है? महाराष्ट्र। शानदार काम किया ये। स्टिंग में इतना ज़्यादा कैफीन है कि बच्चों को तो बहुत ही नुकसान करता है, युवाओं को नुकसान करता है, शुगर इतना ज़्यादा है कि बहुत बुरा हाल करता है। तो अब वो वहाँ पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कैशलेस चिकित्सा योजना गुरु दक्षिणा किस राज्य ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने, और ये शिक्षकों के लिए ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उल्लास प्रोजेक्ट के तहत देश का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है। इससे पहले जो साक्षर राज्य थे, पूर्ण साक्षर राज्य, वो कौन कौन? तो लिस्ट देख रहे हैं आप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और फिर ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड। तो उल्लास प्रोजेक्ट जो है ना वो क्या है? ये केंद्र सरकार ने जारी किया था, एनईपी यानी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। उसके तहत इसमें साक्षरता की बात होती है। वैसे तो साक्षर पूर्ण साक्षर राज्य सबसे पहला जो था माना जाता है वो केरला है, लेकिन यहाँ पर उल्लास प्रोजेक्ट की बात हो रही है, इसलिए यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला तटीय हवाई अड्डा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वो होगा महाराष्ट्र। सरकार ने ये तय किया है, ये समुद्र में बनाया जा रहा है, मतलब वहाँ पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे और ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, विदेश को ना हमने दो हिस्से में बांटा हुआ है, एक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक जो है वो है विदेश, पूरा तरह से फॉरेन। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि एआई फॉर गुड ग्लोबल कमीशन, उसके 44 संस्थापक सदस्यों में किन भारतीय उद्योगपतियों को शामिल किया गया है? तो इसमें आप देख लीजिए, ए और बी दोनों इसका होगा। आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और लक्ष्मी विलास मित्तल। ये जो कमीशन है ना, आयोग है, वो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, उसी ने दो अन्य वैश्विक लीडर के साथ एक साझा बनाया है। आईटीयू की महासचिव डोरिन बागदानो मार्टिन है, उन्होंने इसको शुरू किया है। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामागे इसके सह अध्यक्ष हैं और भी सह अध्यक्ष हैं,
वह सेल्स फोर्स के जो चेयरमैन हैं और सीईओ मार्क बेनीऑफ, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग हुई थी। और अब बात करते हैं फॉरेन यानी विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न यहाँ पर होगा कि भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 के तहत दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 35,000 करोड़ रुपए में कहेंगे, और अगर न्यूजीलैंड डॉलर में कहेंगे तो वो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप ये जो है ना वो तय किया गया है। ये एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भारत की रणनीतिक उपस्थिति है उसको मजबूत करने के लिए है। और ये गैर बाध्यकारी ढांचा है। टोटल 6 स्तंभ हैं इसमें। एक है राजनीतिक और राजनयिक जुड़ाव, द्विपक्षीय संबंधों की दिशा को मतलब एक दिशा देने के लिए ये है कि विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, सचिव स्तर पर बातचीत लगातार होगी। जो राजनयिक हैं उनका आना जाना और ज़्यादा होगा, डायलॉग और बेहतर ढंग से हो पाएगा। दूसरा है कि रक्षा और समुद्र सहयोग को लेकर कि दोनों देश जो IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव उसके तहत नौसैनिक अभ्यास भी करेंगे, सुरक्षा तंत्र बनाएंगे और मादक पदार्थों को लेकर तस्करी रोकने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है व्यापार और आर्थिक जो सहयोग है उसको लेकर। यह है कि 2030 तक वस्तुओं के सेवाओं के व्यापार को दोगुना किया जाएगा। जो मैंने बताया आपको, न्यूजीलैंड डॉलर 7 बिलियन इतना करने की महत्वाकांक्षा रखी गई है और FTA उसको शीघ्र प्रभावी किया जाएगा, ये सब तय किया गया है, ठीक है। चौथा ये है कि जन दर जन संपर्क, संस्कृति और खेल, इन सब में कनेक्टिविटी को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपदा प्रबंधन, इन सब में सहयोग को और ज़्यादा करने की प्लान है। और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा, जैसे आसियान के मंचों के माध्यम से जो है ना और यूनाइटेड नेशंस में सुधार की बात करके ये सहयोग एक दूसरे को करने की बात कही गई है, ठीक है। न्यूजीलैंड एक बार मैप में दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। प्यारा भारत है अपना, और न्यूजीलैंड के लिए हमें चलना पड़ेगा किधर? पूरब की ओर, इस तरफ, ये यहाँ पर है, ठीक है। पूरब से भी मतलब दक्षिण की ओर ही आएंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड है। ये है प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिण पूर्व कह सकते हैं भारत से अगर देखेंगे मैप के जरिए तो। न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी क्या? वेलिंगटन है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ के क्रिस्टोफर लक्सन। अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौतों पर सिग्नेचर हुए हैं? 10 समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं। और ये है, जैसे एक पर है समुद्री जो सहयोग पर व्यवस्था करना है, दोनों देश ये कर रहे हैं। दूसरा है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता है दूसरा वाला। तीसरा है हाइड्रोग्राफी और नौवहन सहयोग, ठीक है। चौथा है काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। पांचवा है आपदा जोखिम प्रबंधन, इसको लेकर है। और जो छठा है ना वो है पशुपालन, डेयरी, इन सब को लेकर। फिर सातवां जो है वो है पर्यटन में सहयोग करना। आठवां है लोथल जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है जो गुजरात में बन रहा है, तो उस पर सहयोग। नौवां है खेलों पर संयुक्त कार्य योजना बनाई गई है दोनों देशों के बीच में। और 10वां जो है ना वो है सांस्कृतिक सहयोग व्यवस्था को मतलब आगे बढ़ाना दोनों देशों के बीच में, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो न्यूजीलैंड यात्रा हुई है उसमें प्रमुख घोषणाएं और रणनीतिक फैसले भी किए गए हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। जैसे एक है आर्थिक और व्यापारिक लक्ष्य। तो जो मैंने बताया कि 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना करना, तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर मतलब ये रखा गया है कि इतना हम द्विपक्षीय व्यापार रखेंगे। दूसरा है हिंद प्रशांत वैश्विक मंच बनाया जा रहा है जो डायलॉग के लिए दोनों देशों के बीच में। तीसरा है यही। चौथा है आपके सामने एग्रीकल्चर, तकनीक और शैक्षणिक घोषणाएं दोनों देश जो है ना वो मिलकर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि माओरी संस्कृति
का एक पवित्र अनुष्ठान पोहिरी किस देश में होता है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जुलाई 2026 में आयोजित किया गया? न्यूजीलैंड। ठीक है। पोहिरी वहाँ का मतलब ऐसा अनुष्ठान है जो खास तौर पर जो राजनयिक मेहमान होते हैं उनके सम्मान में, स्वागत में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन समेत 10 यूरोपीय देशों ने मिसाइल रक्षा गठबंधन बनाया है। तो ये फैसला किस देश में लिया गया? तो फ्रांस में लिया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 13 जुलाई को ये मीटिंग हुई है और इसमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, ये सब देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख प्रशासन द्वारा किस अरब देश के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर के कुछ महीने बाद प्रीमियम खुबानी एक्सपोर्ट किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। लद्दाख के जो उपराज्यपाल है ना, विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ही इसका ऐलान किया, बताया, जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 15 जुलाई 2026 को किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ है? तो CETA। देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट ना कई तरीके के होते हैं, तो उसी में ये CETA है, ये है यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। आम भाषा में कई बार FTA कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये FTA नहीं है। FTA का मतलब होता है कि पूरी तरह से फ्री मार्केट को कर देना दोनों देश। यहाँ पर कुछ चीज़ों पर लगाम है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में 24 जुलाई को CETA जो है लागू हो गया है। वैसे तो ये एक साल पहले सिग्नेचर हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे कीर स्टारमर, उनके मौजूदगी में, लेकिन ये एक साल बाद यानी 15 जुलाई 2026 को लागू हुआ है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्यों है? ब्रिटेन जो है ना भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो द्विपक्षीय जो व्यापार है लगभग 60 अरब डॉलर का है और भारत का व्यापार संतुलन सकारात्मक है, यानी भारत को फायदा है। तो भारत सरकार के अनुमान के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। ऐसे में ये जो एग्रीमेंट है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का शुभारंभ किया गया? किर्गिस्तान। मानस और महाभारत ये दो अध्ययन केंद्र है, सेंटर है, तो उसको शुरू किया गया है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जो है ना, वहीं पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया? तो वेनेजुएला में। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप आया था 7.2 और 7.5 रिक्टर स्केल का, एक सदी से भी अधिक पुराना, मतलब इतना शक्तिशाली, इतने साल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो भूकंप में से ये एक था। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और भारत ने ये अभियान चलाया। अच्छा, भारत के कुछ पिछले आपदा राहत अभियान की अगर लिस्ट देखेंगे तो ये देख लीजिए लिस्ट में। ऑपरेशन अमिस्ताद एक तो जून में 2026 में चलाया गया वेनेजुएला में। ऑपरेशन सागर बंधु ये 2025 में दितवाह तूफान के बाद श्रीलंका में राहत अभियान। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 में म्यांमार में भूकंप के बाद राहत अभियान था। ऑपरेशन दोस्त ये 2023 में तुर्की में ये चलाया गया था भूकंप के बाद। ऑपरेशन मैत्री ये 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन रेनबो ये श्रीलंका में 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद चलाया गया था। ऑपरेशन कैस्टर ये मालदीव में 2004 में सुनामी के दौरान चलाया गया। तो ये प्रमुख जो राहत अभियान है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। और इसके अलावा ये तो राहत अभियान, मतलब ये तो आपदा राहत अभियान है, और ये एक रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, मतलब भारतीयों को अलग अलग देशों से लाने के लिए। तो कौन कौन से? ऑपरेशन सिंधु 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान। ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती 2024 में हैती से लोग भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय 2023 में हमास इजराइल युद्ध के दौरान लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उस दौरान निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ तो उसके बाद 2022 में। ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में संघर्ष हुआ था, उस दौरान भारतीयों को लाने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, कौन से में
भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान की प्राइम मिनिस्टर सनाए ताकाइची ने जुलाई 2026 में भारत की यात्रा की 16वें, ठीक है, सनाए ताकाइची प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा थी वो। तो दिल्ली में आयोजित किया गया था 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन और उसी में वो मीटिंग में शामिल हुई। और अब बात करेंगे जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस, कई सारे प्रश्न हैं। किस राज्य के ऊंझा जीरा को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात, मेहसाणा जिले के जो ऊंझा क्षेत्र है ना, वहां का ये जीरा है, काफी पॉपुलर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के ऊंझा सौंफ को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात, ठीक है, मेहसाणा जिले में ही ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पहली जीआई टैग गैलरी खुली है? उत्तराखंड में ये गैलरी ओपन की गई है। उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं, जो जीआई टैग जिनको मिला हुआ है, वो सब वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सीबक थार्न यानी छरमा, तो उसको जीआई टैग दिया गया है? स्पीति, ठीक है, तो वो स्पीति का है। कुल्लू और चंबा के जो घाटियां हैं वहाँ पर ये औषधीय झाड़ी है, ठीक है, उसी से फल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में सलूनी सफ़ेद मक्का को जीआई टैग दिया गया है? तो चंबा का ही है, ठीक है, ये सफ़ेद मक्का होता है, बहुत ही पौष्टिक होता है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की चंबा धातु कला को जीआई टैग दिया गया? तो चंबा का है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश, सिरमौर जिला है वहाँ का, तो वहीं का ये है। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की किन्नौरी टोपी को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, मखमली ऊनी बुनावट होती है, मशहूर है ये। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सेपुरवारी को जीआई टैग दिया गया? तो मंडी का, एक लोकप्रिय व्यंजन है ये। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किन्नौरी सेब को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौरी सेब। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के किन्नौरी आभूषण को जीआई टैग दिया गया? तो पिछले क्वेश्चन से ही अनुमान लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, किन्नौर जो जनजाति है ना वहाँ की, वही ये बनाती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के जलभरा संदेश मिठाई को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, हुगली जो जिला है ना, उसी के चंदन नगर की प्रसिद्ध ये मिठाई है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जनाई का मनोहरा, उसको जीआई टैग मिला है? तो हुगली के, ठीक है, हुगली। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बालागढ़ जिले की पारंपरिक नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल, हुगली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब होगा दिवस से रिलेटेड, ठीक है, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है और थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल। विश्व जनोज दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 6 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करना आज और भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक क्षमा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 जुलाई को, वैश्विक क्षमा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह जुलाई के पहले शनिवार को, 2026 में 4 जुलाई, और इस बार की थीम है शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उनके सम्मान में। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाया जाता है ये। विश्व खेल पत्रकार दिवस तो 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बैचेज लिए हुए हैं, चाहे वो बेसिक मेंबरशिप हो या SPCS, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग तरह के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। SPCS वाले में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं और इन डेप्थ में कंटेंट होता है उस एग्जामिनेशन के जैसे।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।